नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय में आज हम रीतिकालीन जो काव्य शास्त्र है उसके अंतर्गत हम नायिका के भेद व लक्षण पढ़ेंगे। नायक के भेद व लक्षण हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हमने पहले वाली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। नायक के भेदों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, और ये प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों प्रश्नों में से अधिकतर है वो आता है, कभी नायक के भेदों का वर्णन आता है, कभी नायिका के भेदों का वर्णन पूछा जाता है परीक्षा में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रीतिकालीन जो काव्य शास्त्र है उसके अंतर्गत जो है नायिका के भेद और लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और इस पद में, इस प्रश्न में प्यारे विद्यार्थियों आपके ये पूछा जाता है, अधिकतर प्रश्न इस प्रकार से आएगा परीक्षा में कि शास्त्रीय आधार पर, क्या शास्त्रीय आधार पर नायिका के भेदों व लक्षणों का वर्णन कीजिए। ये इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आता है। अब इसके जो है उत्तर की हम तरफ देखते हैं, उत्तर की तरफ हम चर्चा करते हैं कि कैसा इसको उत्तर आपको लिखना है। तो पहले थोड़ा परिचयात्मक वर्णन मैं बता देता हूँ। काव्य शास्त्र में नायिका के जो नायक की अपेक्षा नायिका भेद का जो वर्णन है वो रीतिकाल के कवियों ने अधिक किया है। यानी नायक की अपेक्षा नायिकाओं का वर्णन है, भेदों का वर्णन वो रीतिकाल के आचार्यों या कवियों ने बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि उस समय श्रृंगारिकता का जो है भाव सभी कवियों ने इस भाव को लेकर के कविताएं लिखी है। तो इसमें नायिका को तो सर्वप्रथम प्रधानता दी गई है। तो नायिकाओं के भेद है वो वर्णन है वो सबसे ज़्यादा किया है रीतिकालीन कवियों ने। और अब हम अगर देखते हैं नायिका भेद का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो रीतिकालीन जो काव्य हैं उसमें नायिका भेद जो संस्कृत जो काव्य शास्त्र है उसी परंपरा का अनुसरण रीतिकाल के कवियों ने भी किया। यानी रीतिकालीन जो कवियों ने नायिकाओं के जो भेदों का वर्णन है, नायिकाओं के भेदों का जो वर्णन है या नायिकाओं के लक्षणों का जो वर्णन है वो कहाँ से लिया, अनुसरण कहाँ से किया? संस्कृत जो साहित्य जो है, संस्कृत साहित्य के जो रचयिता है, काव्य शास्त्र है जो है संस्कृत काव्य शास्त्र, उसी की परंपरा का अनुसरण करते हुए रीतिकालीन काव्य जो कवि हैं उन्होंने किया है इसका अनुसरण, और उस अनुसार वह नायिका के भेद है वो किए। सबसे पहले संस्कृत साहित्य में बात आती है प्यारे विद्यार्थियों भरत मुनि जी की, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ क्या नाम था? नाट्य शास्त्र। तो उस ग्रंथ में, नाट्य शास्त्र में नायिकाओं के 8 भेद माने हैं। नायिकाओं के कितने भेद माने हैं? नायिकाओं के 8 भेद या प्रकार माने हैं। ठीक है, तो भरत मुनि ने सर्वप्रथम नायिकाओं का विवेचन किया, वर्गीकरण किया। तो भरत मुनि ने 8 प्रकार की नायिकाओं को स्वीकार किया। और नायक कितने स्वीकार किए थे? जो है अभिनय के आधार पर 4 प्रकार के जो है नायक स्वीकार किए थे, धीरोदत्त, धीरोदात, धीर ललित और धीर प्रशांत। ठीक है, ये अभिनय के आधार पर। फिर नायिकाओं के साथ व्यवहार के आधार पर उन्होंने जो है 4 और वर्गीकरण किया था भरत मुनि जी ने, अनुकूल, दक्षिण, सठ और धृष्ट। ठीक है, ये तो नायक के बारे में। तो भरत मुनि ने नायक के ये भेद माने। फिर उन्होंने नायिकाओं के भेद बताए। तो नायिकाओं के कितने भेद माने हैं? अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने 8 प्रकार की नायिकाएं मानी हैं। ठीक है, तो ये भी है। फिर बाद में उनके परवर्ती जो आचार्य थे, यानी भरत मुनि जी के बाद के जो आचार्य थे, इन्होंने अवस्था के अनुसार, यानी भरत मुनि के बाद जो परवर्ती आचार्य हुए, इनके बाद के परवर्ती आचार्यों ने जो संस्कृत के थे, इन आचार्यों ने नायिका के अवस्था के अनुसार, नायिका के अवस्था के अनुसार कितने भेद माने? 3। कितने भेद माने? अवस्था के अनुसार 3 भेदों का उल्लेख किया है।
3 भेदों का उल्लेख किया है। और ये 3 नायिकाएँ कौन सी थी? ये नायिकाएँ थी आपके मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। तो ये नायिका की अवस्था के अनुसार भरत मुनि जी के बाद के आचार्यों ने स्वीकार किया है। अवस्था के अनुसार परवर्ती आचार्य, परवर्ती यानी बाद के, किसके बाद के? भरत मुनि जी के बाद के जो आचार्य हुए, इन्होंने नायिका के अवस्था के आधार पर 3 भेद माने हैं, मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा नायिका। ठीक है। और भरत मुनि ने कितने माने? 8। तो इनकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे भरत मुनि के द्वारा। तो ये पॉइंट आपको लिखना है। ये तो थी, ये जो पॉइंट मैंने बताया वो आपको किस में लिखना है? नायिकाओं के वर्गीकरण में लिखना है। ये पॉइंट लगा के लिखना है नायिका के वर्गीकरण, नायिका के भेदों का वर्गीकरण, भेदों का वर्गीकरण। ये तो पहला पॉइंट आप लगा करके लिखेंगे। थोड़ा सा परिचय मैंने बताया वो लिखना है, उसके बाद में ये पॉइंट लिख देना, फिर इस पॉइंट में ये लिखना है आपको। अब आपको लिखना है आचार्य भरत मुनि द्वारा वर्गीकृत नायिकाएं। आचार्य भरत मुनि द्वारा वर्गीकृत नायिकाएं कितनी बताई थी? 8 बताई थी। तो वो 8 प्रकार है, वो हम पढ़ेंगे। तो अभी केवल यहाँ पर मैं नाम लिख के फिर वर्णन में यहाँ इसको मिटा करके फिर लिखूँगा वर्णन, हम अलग अलग चर्चा करेंगे। तो पहली जो नायिका है यहाँ पर भरत मुनि जी ने, वो थी प्रोसित पतिका नायिका। प्रोसित पतिका नायिका। फिर आती है कलहांतरिता, कलहांतरिता नायिका। फिर खंडिता नायिका, खंडिता नायिका। चौथी है वो है अभिसारिका नायिका, अभिसारिका नायिका। 5वीं जो नायिका है वो है उत्कंठिता नायिका, उत्कंठिता नायिका। और 6ठी जो नायिका है वो प्यारे विद्यार्थियों है विप्रलब्धा नायिका, विप्रलब्धा नायिका। 7वीं जो नायिका है वो वासक सज्जा, वासक सज्जा। और 8वीं है वो है स्वाधीन पतिका। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार की नायिका जो है भरत मुनि ने स्वीकार की है। तो इनके विस्तार से हम चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ा प्रश्न आएगा, ये बड़ा उत्तर आपको लिखना है इस प्रश्न का। ठीक है, परीक्षा में। तो पहले हम आचार्य भरत मुनि द्वारा वर्गीकृत 8 प्रकार की नायिका लेते हैं। पहली नायिका है प्रोसित पतिका, दूसरी कलहांतरिता, तीसरी खंडिता नायिका, चौथी अभिसारिका नायिका, 5वीं उत्कंठिता नायिका, 6ठी विप्रलब्धा, 7वीं वासक सज्जा, 8वीं जो है स्वाधीन पतिका नायिका। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये 8 समझ में आ गई होगी। अवस्था के अनुसार 3 है और भरत मुनि ने 8 मानी है, तो 8 के नाम आपको याद होने चाहिए। प्रोसित पतिका, कलहांतरिता, खंडिता, अभिसारिका, उत्कंठिता, विप्रलब्धा, वासक सज्जा और स्वाधीन पतिका। ठीक है, अब इसकी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम थोड़ा सा ये आप नोट कर लेना। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं और अब इसके एक एक का वर्णन हम करना पड़ेगा परीक्षा में आपको। तो हम अब भरत मुनि जो द्वारा वर्गीकृत नायिका प्रोसित पतिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भरत मुनि जी के द्वारा वर्गीकृत नायिकाओं के भेदों में 8 प्रकार की नायिकाएं हैं। उसमें पहला जो भाग है, पहली जो नायिका है भरत मुनि ने जो दी है, ठीक है, पहली नायिका है प्रोसित पतिका। प्रोसित पतिका नायिका कौन सी होती है? प्रोसित पतिका नायिका के संदर्भ में कुछ बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रोसित पतिका नायिका कौन सी होती है? जिसका प्रियतम धन कमाने के लिए या फिर कोई अन्य उद्देश्य से
प्रवासी हो जाए, बाहर चला जाए, ठीक है, प्रवासी हो जाए और उसकी नायिकाएं या उसकी जो पत्नी है, नायिका कह सकते हो, उसकी पत्नी कह सकते हो, वह विरह संताप में व्याकुल रहे, उसे प्रोसित पति का नायिका कहते हैं। समझ में आया? बहुत सरल है। जिसका प्रियतम धन कमाने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के कारण प्रवासी हो जाए, बाहर चला जाए और उसके पीछे से वह जो उसकी नायिका है या पत्नी है वो उसके विरह में व्याकुल रहने लगे, तो वह नायिका प्रोसित पति का नायिका कहलाती है। प्रोसित मैंने भेजा हुआ, गया हुआ जो है, और इसे प्रोसित भृतृका नायिका या फिर प्रोसित प्रिया नायिका या फिर प्रोसित प्रेयसी या फिर विरहिणी नायिका भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। जिसका प्रियतम धन कमाने के लिए या फिर किसी अन्य उद्देश्य से प्रवासी हो जाए, क्या हो जाए? प्रवासी हो जाए और उसकी नायिका या उसकी पत्नी उसके विरह में व्याकुल रहने लगे, ऐसी नायिका प्रोसित पति का नायिका कहलाती है। प्रोसित पति का नायिका कहलाती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। और मतीराम जी ने अपने ग्रंथ रसराज में इसका लक्षण दिया है। मतीराम जी ने अपने ग्रंथ रसराज ग्रंथ में क्या लिखा है, इसके बारे में लक्षण क्या दिया है, इनके बारे में लिखा है कि जाको पीयू विदेश में विरह विकलतीय होई, तो इससे साफ पता चलता है कि जाको मैंने जिसका, पीयू मैंने पति, प्रियतम विदेश में रहता हो और विरह व्याकुलतीय, तीय मैंने उसकी स्त्री या नायिका या उसकी पत्नी, होय मैंने होती है, क्या होती है? विकल मैंने विरह से व्याकुल, विरह विकल का मतलब विरह से व्याकुल, जिसकी स्त्री विरह से व्याकुल रहती है, ऐसे नायिका को क्या कहेंगे? मतीराम जी ने इस नायिका को प्रोसित पति का कहा है। ठीक है, ये लक्षण इन्होंने दिए हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा पहला भेद। अगला भेद है कलहांतरिता। दूसरी है कलहांतरिता। नायिका, ये कौन सी नायिका होती है? तो इसके बारे में देखिए प्यारे विद्यार्थियों। कलहांतरिका नायिका जो है पति का अपमान करने के बाद में, जो पति का अपमान कर दे, तो पति का अपमान करने के बाद जो फिर अपने किए पर खेद प्रकट करती है, पश्चाताप करती है, ऐसी नायिका कलहांतरिता नायिका कहलाती है। पति का अपमान करने के बाद, पति का अपमान करने के बाद फिर अपने किए पर खेद प्रकट करती है या फिर पछतावा, खेद प्रकट करती है, ऐसी नायिका प्यारे विद्यार्थियों कौन सी कहलाती है? कलहांतरिता।
नायिका कहलाती है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गई हो। पति का अपमान करती है, पहले तो ऐसे तू मैं कर देती है, बात ऐसी कह देती है और अपने पति का हृदय को दुखा देती है। फिर उसको लगता है कि नहीं, मैंने अपने पति को अच्छा नहीं, ये जो मैंने बात कही है, वो कटु वचन वो बोले हैं, वो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो इस प्रकार से फिर वो पश्चाताप करती है, पछतावा करती है अपने किए पर। वो जो नायिका है वो भरत मुनि जी ने कलहांतरिता नायिका कहते हैं। ठीक है, पद्माकर कवि ने इसका लक्षण दिया है। पद्माकर कवि जी ने, पद्माकर कवि ने इसके लक्षण बताए हैं। क्या कहा है पद्माकर कवि ने कि प्रथम कछु अपमान करी, प्रथम कछु अपमान करी पिए को फिर पछताए। प्रथम कछु अपमान करी पिए को फिर पछताए। प्रथम कछु अपमान करी, अपमान करी पिए को प्रथम कछु अपमान करी पिए को फिर पछताए। तो ये सबसे साफ ध्यान में आपको हो गया होगा कि पहले वो प्रथम कछु मैंने पहले कुछ अपमान करती है, फिर प्रियतम का, फिर पछतावा करती है, पश्चाताप करती है। ठीक है, पश्चाताप करती है। तो ऐसी जो नायिका होती है वो कलहांतरिका नायिका कहलाती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला जो भेद है वो पढ़ते हैं, ये आप नोट कर लेना, प्रोसित पत्रिका नायिका वाला। अगला भेद है प्यारे विद्यार्थियों जो है खंडिता नायिका। तीसरा है, भरत मुनि जी ने 8 नायिकाओं में तीसरी नायिका है खंडिता नायिका। खंडिता नायिका कौन सी होती है? देखिए, पर स्त्री से प्रेम करने के बाद नायक जब प्रातःकाल घर लौटता है तो उसके शरीर पर जो है प्रेम क्रीड़ा के चिन्हों को देख करके जो नायिका है वो क्या करती है, दूसरी स्त्री के कारण उत्पन्न जो ईर्ष्या भाव है उससे ग्रस्त हो जाती है। ईर्ष्याग्रस्त जो होने के कारण वो नायिका खंडिता नायिका कहलाती है। ठीक है, तो पर स्त्री से प्रेम करके, पर स्त्री से नायक जब, यानी उसका जो पति है, जब प्रातःकाल घर लौटता है तो उसके प्रेम क्रीड़ा चिन्हों को देखकर या लक्ष्य कर दूसरी स्त्री के कारण उत्पन्न ईर्ष्या भाव से ग्रस्त नायिका को प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं? खंडिता नायिका कहते हैं। ठीक है, तो पर स्त्री से प्रेम करता है उसका नायक,
और जब वह प्रातःकाल घर लौटता है तो उसके प्रेम क्रीड़ा चिन्हों को देख करके या लक्ष्य करके दूसरी स्त्री के कारण जो उत्पन्न ईर्ष्या भाव है उससे वह ग्रस्त जो नायिका है उसको हम खंडिता नायिका कहते हैं, यानी भरत मुनि जी ने इसको खंडिता नायिका कहा है। जैसे मतीराम जी ने इसके लक्षण बताए हैं, मतीराम जी ने इसके लक्षण बताए हैं, मतीराम जी ने अपने ग्रंथ में, रसराज ग्रंथ में क्या लक्षण बताए हैं? इन्होंने लिखा है कि पियतन ओरहि नारी के, पियतन तन ओरहि नारी के, पियतन ओरहि नारी के रति के चिन्ह निहारी, रति के चिन्ह निहारी, दुखित होय सो खंडिता, दुखित होय सो खंडिता, खंडिता बरनत सुकवि विचारी, बरनत सुकवि विचारी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मतीराम जी ने ग्रंथ रसराज में खंडिता नायिका के लक्षण बताए हैं कि प्रिय तन और ही नारी के, यानी प्रियतम के शरीर पर किसी और नारी के रति के चिन्ह को निहारी मैंने देख करके, रति यानी प्रेम क्रीड़ा के चिन्हों को देख करके दुखी जो होती है हो ये सो खंडिता, यानी जो स्त्री दुखी हो जाती है, जो नायिका दुखी हो जाती है उसको क्या कहेंगे? सो खंडिता, वह खंडिता नायिका कहलाती है। वर्णत मैंने वर्णन करते हैं, सुकवि मैंने अच्छे जो कवि है वो विचार करके उसको खंडिता नायिका के रूप में वर्णन करते हैं। जो प्रियतम के शरीर पर है वो अन्य स्त्री के प्रेम क्रीड़ा के चिन्हों को देखती है और फिर उससे वो ईर्ष्यावश या दुख उसको होता है, तो दुखी होने वाली स्त्री है वो खंडिता कहलाती है, ऐसा अच्छे कवि है वो विचार करके कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा खंडिता नायिका कौन सी होती है। चौथा है अभिसारिका नायिका। अभिसारिका नायिका, अभिसारिका नायिका कौन सी होती है? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अभिसारिका नायिका का मतलब क्या होता है कि प्रिय के मिलन हेतु, प्रिय मिलन के लिए संकेत स्थल पर स्वयं अभिसरण करने वाली, अभिसरण का मतलब सजना संवरना, अभिसरण करने वाली, या फिर अपनी दूती को जो है संदेशवाहिका को प्रियतम के पास अभिसार का संदेश भेजने वाली जो नायिका है वो अभिसारिका नायिका कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रिय के मिलन अपने प्रियतम को या जो प्रेमी है उससे मिलन हेतु संकेत स्थल पर वो जाती है अभिसार करके, यानी अभिसरण करके, अभिसरण का मतलब साज सज्जा श्रृंगार करके जाती है, या फिर अपनी दूती को अभिसार करने प्रियतम के पास में अभिसार का संदेश वो भेजती है। ऐसी नायिका जो है अभिसारिका नायिका कहलाती है। तो इसके बारे में लिखिए, प्रियतम प्रिय मिलन हेतु संकेत स्थल पर, प्रिय मिलन हेतु संकेत स्थल पर, यानी जहाँ बताया जाता है कि आप वहाँ आइए, संकेत स्थल पर स्वयं अभिसरण करने वाली, यानी स्वयं साज सज्जा करके जाती है, स्वयं अभिसरण करने वाली या अपनी दूती के द्वारा प्रियतम को अभिसार का संदेश भेजने वाली नायिका अभिसारिका नायिका कहलाती है। अभिसारिका नायिका कहलाती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो जो प्रिय मिलन को संकेत स्थल पर स्वयं अभिसरण करके जाती है, अब इसमें भी दो नायिका और होती है, इसी के भेद है शुक्लाभिसारिका और कृष्णाभिसारिका। शुक्लाभिसारिका और कृष्णा अभिसारिका, ये दो भेद और होते हैं इसके। जो शुक्ल पक्ष की चांदनी में जाती है सज सवर करके अपने प्रिय के संकेत पर स्थल पर, वो शुक्लाभिसारिका होती है, और जो अमावस की रात्रि पर या गहरे अंधकार में रात्रि में जाती है साज सज्जा करके,
वो कृष्ण अभिसारिका कहलाती है, ठीक है। या फिर वो दिन में जाती है या फिर ये रात में जाती है, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। शुक्ला अभिसारिका में श्वेत वस्त्र पहन करके जो है स्फटिक की जो माला इत्यादि है वो धारण करके तो वो शुक्ल वर्ण बन करके जाती है। कृष्ण में नीले या काले रंग के वस्त्र इत्यादि वो पहन करके जाती है तो वो कृष्ण अभिसारिका होती है, ठीक है। तो ये दो भेद और होते हैं इसके। तो इसके लक्षण है जाति मिलन अभिसारिका, जाति मिलन अभिसारिका इसके लक्षण लिखे हैं कवि ने। जाति मिलन अभिसारिका, जाति मिलन अभिसारिका, जाति मिलन अभिसारिका सजी श्रृंगार सब देह, सजी श्रृंगार सब देह, यानी वह अपने देह माने शरीर पर, अपने सारे शरीर पर श्रृंगार सजा करके, यानी सारे शरीर को सजा कर संवार करके वह जाती है। जाती है कहाँ? मिलन को, मिलन में प्रियतम से मिलने को, वह अभिसारिका नायिका। अभिसारिका नायिका वह होती है जो अपने शरीर को सजा धजा करके श्रृंगार इत्यादि करके अपने प्रियतम के संकेत स्थल पर वह जाती है, वो अभिसारिका नायिका कहलाती है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है वो समझ में आ गया होगा आपको। अगला जो है वो नायिका है उत्कंठिता नायिका। पांचवी नायिका है आपकी उत्कंठिता। उत्कंठिता नायिका कौन सी होती है? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कि जो अपने प्रियतम या नायक के संकेत स्थल पर नहीं आने पर चिंतित हो जाती है, यानी वो कहती है कि आप वहाँ पर आ जाओ। संकेत स्थल पर नायिका कहती है अपनी दूती से कि उनको बता करके आ जाओ कि आप उस स्थान पर इस समय आ जाओ, लेकिन वहाँ पर वो जो पहुँचती है या जो है संकेत स्थल पर वो नहीं आने के कारण प्रियतम कहता नहीं आऊँगा या नहीं आता है, तो इस कारण से वह चिंतित रहती है और उसकी बड़ी उत्सुकतापूर्वक वो प्रतीक्षा करती है, वहाँ पर इंतज़ार करती है। और इस कारण से उसे जो इंतज़ार करती है तो उसको विरह वेदना भी सहन करनी पड़ती है, तो उसे उत्कंठिता या विरोधकंठिता उत्का भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की नायिका जो अपने प्रियतम या नायक के संकेत स्थल पर नहीं आने के कारण चिंतित रहती है और उसकी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करती है, और उस नायिका को उत्कंठिता या विरोधकंठिता या फिर उत्का नायिका कहते हैं। तो जो अपने प्रियतम या नायक के संकेत स्थल पर नहीं आने के कारण चिंतित रहती है, ठीक है, चिंतित रहती है और उसकी बड़ी उत्सुकता से और उसकी बड़ी उत्सुकता पूर्ण प्रतीक्षा करती है, इंतज़ार करती है। ऐसी नायिका क्या कहलाती है? उत्कंठिता। उत्कंठा माने इच्छा। उत्कंठिता नायिका कहलाती है, ठीक है। तो प्रतीक्षा करती है बड़ी उत्सुकता के साथ, लेकिन वो नहीं आते, तो इस प्रकार से वह चिंता में रहती है, तो उसे उत्कंठिता नायिका कहते हैं। या फिर इसे विरोधकंठिता या उत्का भी कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, उत्कंठिता है,
विरोध कंटिता है और उत्का भी इसके पर्यायवाची है या इसको कहा जाता है। छठा है प्यारे विद्यार्थियों, जो भेद है वो है विप्रलब्धा। ठीक है, मतीराम जी ने इसके लक्षण भी दिए हैं, इसके किसके, विरोध कंटिता के। थोड़ा आपको बोल करके समझा रहा हूँ कि आपू जाय संकेत में और पीऊ न आयो होय, आपू जाय संकेत में और पीऊ न आयो होय, ताको मन चिंता करे उत्का कहिए सोय। यानी उसको उत्का कहा जाता है, जो मन में चिंता करती है, उत्का कहिए सोय। यानी आपू जाए संकेत में पीऊ न आयो होय, ताको मन चिंता करे उत्का कहिए सोय। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल बोल के समझा दिया आपको। विप्रलब्धा नायिका कौन सी होती है प्यारे विद्यार्थियों? विप्रलब्धा नायिका वह होती है, विप्रलब्धा, कि जहाँ संकेत स्थल पर प्रिय को न देख करके, संकेत स्थल पर अपने प्रिय को नहीं देखती है, न देख करके व्याकुल हृदय नायिका को विप्रलब्धा कहा जाता है, विप्रलब्धा कहा जाता है। ठीक है, तो विप्रलब्धा नायिका देखिए, संकेत स्थल पर प्रिय को, संकेत स्थल पर प्रिय को यानी अपने नायक को न देखकर जिसका हृदय क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। न देख करके व्याकुल हृदय नायिका, व्याकुल हृदय नायिका को विप्रलब्धा कहा जाता है, लब्धा कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। संकेत स्थल है, उस पर अगर प्रिय नहीं आए तो उसको देख करके उसका हृदय क्या हो जाए, बड़ा व्याकुल होता है। और ऐसी नायिका को जिसका हृदय ऐसे चिंता में व्याकुल हो जाता, ज़्यादा फर्क नहीं है विरोध कंटिता और इसमें। ठीक है, वहाँ पर तो तीव्र उच्च इच्छा, तीव्र उत्सुकता से इंतज़ार वो करती है, तो इसलिए वो उत्कंठिता है। और यहाँ पर विप्रलब्धा में वो जो प्रिय का जो संकेत स्थल पर अगर प्रिय नहीं आए तो उससे क्या होता है, उसके हृदय में व्याकुलता बढ़ जाती है, तो इसीलिए इसका नाम विप्रलब्धा कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो मतीराम जी ने इसके संकेत लक्षण दिए हैं, मतीराम जी ने लक्षण क्या दिए इसके, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कि आप जाय संकेत में, आप जाय संकेत में और मिले न जाको पी, मिले न जाको पी, ताही विप्रलब्धा कहत सोच करत अति जी। तो ये विप्रलब्धा नायिका हो गई। ठीक है, विप्रलब्धा है ये। देखिए कि आप जाय संकेत में, आप तो चली जाती है वहाँ संकेत पर, आप जाय संकेत में, संकेत में और मिले न जाको पी, मिले न जाको पी। ठीक है, और ताही विप्रलब्धा कहत है, ताही विप्रलब्धा कहत है, कहते सोच करते अति जी, सोच करते अति जी। तो अपने हृदय में, जी का अर्थ होता है हृदय, मन से वो अत्यधिक क्या करती है, सोच करती है, चिंता करती है, व्याकुल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ हो गया, सोच करती है, चिंता व्याकुल करती है, उसका हृदय बड़ा व्याकुल चिंता से ग्रस्त हो जाता है। ताई मैंने उसको क्या कहते हैं, विप्रलब्धा नायिका कहत मैंने कहते हैं। आप जाए मैंने, आप स्वयं जाए मैंने जाती है संकेत पर स्थल पर, मिले न जाको पिए, वहाँ पर उसके प्रियतम नहीं मिलते हैं, तब वो बड़ी चिंता में व्याकुल हो जाती है। ऐसी नायिका को विप्रलब्धा नायिका कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला जो है 7वां, ये लिख लिया आप, इसको नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। ये विप्रलब्धा नायिका। अब है 7वीं जो नायिका है
वो है वासक सज्जा नायिका। वासक सज्जा नायिका भरत मुनि के द्वारा प्रतिपादित नायिकाओं के वर्गीकरण में 7वीं नायिका वासक सज्जा। वासक सज्जा नायिका कौन सी होती है? अपने प्रवासी प्रियतम, अपने प्रवासी जो बाहर गए हुए हैं कमाने के लिए या कोई अन्य उद्देश्य से, तो वो जो प्रवासी प्रियतम के आने का निश्चित समय या दिन कि अभी वो आने वाले हैं, ऐसा समय या उसका दिन का जब मालूम होने पर जो उस समय स्वयं सजती है, संवरती है तथा वासागृह यानी जो शयन कक्ष इत्यादि है, निवास स्थान है, उसको भी सुसज्जित कर लेती है, उसे वासक सज्जा नायिका कहते हैं। ठीक है, तो वासक सज्जा नायिका, वासक मतलब वस्त्र इत्यादि से साज सज्जा करना, वो हो गई श्रृंगार करना, वो नायिका वासक सज्जा हो गई। कब? जब वो प्रवासी नायक आने वाला होता है, ये निश्चित तिथि उसको ध्यान में हो तब। अपने प्रवासी जो बाहर गए हुए हैं, प्रवासी प्रियतम, अपने प्रवासी प्रियतम के आने का निश्चित दिन या समय, निश्चित समय या दिन मालूम होने पर क्या होता है? मालूम होने पर जो उस समय स्वयं सजती व संवरती है। ठीक है, सजती संवरती है तथा वासागृह अर्थात निवास स्थान या फिर शयन कक्ष इत्यादि कक्ष को सुसज्जित करती है। सुसज्जित करती है, ऐसी नायिका वासक सज्जा नायिका कहलाती है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा वासक सज्जा। तो अपने प्रवासी प्रियतम के आने का निश्चित दिन मालूम हो, तिथि मालूम हो कि अब आने वाले हैं, तो उस समय वह बड़ी प्रसन्नता से अपने प्रियतम के आने की खुशी में, प्रसन्नता में सजती है, संवरती है, निवास गृह को सजाती है, ऐसी नायिका वासक सज्जा नायिका कहलाती है। ठीक है, और मतीराम जी ने या इसके लक्षण हैं वो दिए हैं कि वासक सज्जा तन सजे। लक्षण देखिए कवियों ने लिखे हैं, वासक सज्जा तन सजे। वासक सज्जा तन सजे, तन को, शरीर को सजाती है। पिय आवन जिय थाप, पिय आवन जिय थाप, थाप का मतलब हो गया निश्चित जो दिन है, समय है, उसके अनुसार अपने जो है हृदय से, मन से, खुशी प्रसन्नता से, हृदय से, मन से वो क्या होती है? सजती है। पी आवन मन प्रियतम के, आवन मन आने पर, आने की खुशी में, प्रिय मन प्रियतम, सजे मन सजती है। ठीक है, तन मन शरीर को सजाती है। ठीक है, वह वासक सज्जा नायिका कहलाती है। ठीक है, अगले अंतिम है, सबसे श्रेष्ठ जो नायिका कहते हैं उसको, वो है स्वाधीन पति का नायिका। स्वाधीन पति का नायिका ये कौन सी होती है? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, स्वाधीन पति का नायिका है वो है जिसका पति नायिका के अनुकूल रहे, अनुकूल व आज्ञा के वशीभूत रहता है। जिसका पति नायिका के अनुकूल व आज्ञा के वशीभूत रहता है, उसे स्वाधीन पति का नायिका कहते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, जिसका पति नायिका के अनुकूल व आज्ञा के वशीभूत रहता है,
जैसा वो नायिका कहती है वैसा वो करता है। आज्ञा के वशीभूत यानी वह अपने ही नायिका में या अपने ही पत्नी में, स्त्री में है, वो प्रेम इत्यादि व्यवहार करता है। ऐसा नायक जो है वो नायिका आज्ञा के वशीभूत रहता है। वह जो नायिका है उसे स्वाधीन पति का नायिका कहते हैं, जो अपने अधीन, स्वाधीन, स्वयं मैंने अपने अधीन जिसका पति हो। इसका अर्थ क्या हो गया? स्वयं मैंने अपने अधीन जिसका पति हो, अपने अधीन, अपने वश में जिसका पति हो, वह नायिका स्वाधीन पति का कहते हैं। उसे स्वाधीन पति का नायिका कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मतीराम जी ने इसके लक्षण बताए हैं। मतीराम जी ने इसके लक्षण बताए हैं, वो देखिए मतीराम जी ने क्या कहा है इनके बारे में, ऐसी नायिका के बारे में, कि सदा रूप गुण री जीपिए, सदा रूप गुण री जीपिए, सदा रूप गुण री जीपिए, अपने प्रियतम के रूप गुण इत्यादि में जो रीझती है, पिए, जाके रहे अधीन, जाके रहे अधीन। ठीक है, जाके रहे अधीन, स्वाधीन पति का नायिका, स्वाधीन पति का नायिका, नायिका बरने कवि प्रवीण, बरने मैंने वर्णन करते हैं, बरने कवि प्रवीण, जो चतुर है, ज्ञानी है, प्रवीण, प्रवीण का अर्थ क्या होता है? चतुर, ज्ञानी। ऐसे ज्ञानी कवि है वो बरने मैंने वर्णन करते हैं। देखिए, सदा रूप गुण री जीपिए, यानी जो नायिका के सदैव ही रूप गुण उस पर सदैव रीझता है, ऐसा प्रियतम। जाके रहे अधीन, जो नायिका के रूप गुण आदि पर रीझ करके सदैव उसके अधीन रहे। जाके, जाके माने जिसके, जिसके किसके? उस नायिका के, यानी उस नायिका स्वाधीन पति का नायिका के जो अधीन रहता हो। स्वाधीन पति का नायिका, ऐसी नायिका को स्वाधीन पति का नायिका बरने मैंने वर्णन करते हैं। कवि प्रवीण जो चतुर कवि है वो ऐसा कहते हैं, ऐसी नायिका स्वाधीन पति का जो श्रेष्ठ नायिका कहा जाती है, यानी जिसका पति उसकी आज्ञा में, इसके वश में रहते हैं, उसको नायिका को स्वाधीन पति का कहा जाता है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, भरत मुनि के द्वारा जो वर्गीकृत 8 प्रकार की जो नायिका है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। परीक्षा में आप जरूर ये जो मैं बीच बीच में ये लिखा रहा हूँ, मतीराम जी के, ये जो पद्माकर जी के जो इनकी पंक्तियाँ, वो जरूर आप याद करके लिखेंगे तो आपका प्रश्न का उत्तर वजनदार हो जाएगा, यानी आपके प्रश्न का जो उत्तर का प्रभाव है वो अधिक पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक प्रकार से परीक्षा में लिखेंगे, इसको ठीक प्रकार से याद करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे नायिका के आगे के भेदों को लेकर के। अभी ये पूर्ण नहीं हुआ प्रश्न, आगे के भेदों को लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।